Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of alternating current chapter. ये हमारे पास क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भाई? विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे उस करंट को भाई अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। कैसे मतलब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, करंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ होता है। ये ऊपर आप जानते हो पॉजिटिव साइन आएगा और नीचे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ होता है। और अगर मैं आपको एक डायरेक्ट करंट भी बता देती हूँ, ये तो हो गया भाई अल्टरनेटिंग करंट। एक टर्म हमारे पास होती है डायरेक्ट करंट, हालांकि इसका इतना जिक्र इस चैप्टर में नहीं है। ये क्या होता है भाई? जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे, विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो, ये भी करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे पास है। अपनी डायरेक्शन को ये क्या है, चेंज नहीं कर रहा है, जबकि इसमें क्या है, चेंज हो रही है डायरेक्शन का। वो अपना इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। ठीक है, काइंड ऑफ ये रहेगा हमारे पास। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। भाई क्या दे रखा है? एक मतलब देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार का, उसके हिसाब से मैं बताती चलूंगी। ये चैप्टर में डेरिवेशंस बहुत सारी हैं। ठीक है, डेरिवेशंस हैं, मतलब उनके ऊपर ही, और उसी से हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम वहीं उन चीज़ों को देख लेंगे जो भी उससे रिलेटेड होगी, टॉपिक वगैरह, फॉर्मूला जैसे भी। तो एक 40 माइक्रो फेरेडे का कैपेसिटर है भाई। ठीक है, जो कि कनेक्टेड है किससे? 200 वोल्टेज से, और 50 हार्ट्स के अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से वो कनेक्टेड है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नियरली। इसकी क्या बतानी है भाई? इससे हम यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? इसकी आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो वो निकालिए। आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है भाई रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। ठीक है, करंट और वोल्टेज की, जिसको भाई ऑल्सो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दे दिया। आपके पास इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू भी लिखा सकता है। इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू भी लिखा आ सकता है आपके पास। ठीक है, आरएमएस वैल्यू के प्लेस पे क्या होती है? रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू होती है, और इसका फॉर्मूला भी आप याद रखोगे। जैसे मतलब I1 का स्क्वेयर प्लस I2 का स्क्वेयर प्लस I3 का स्क्वेयर एंड सो ऑन, जितने भी होंगे, और अपॉन में n, काइंड ऑफ ऐसे फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अब हम भाई क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना लेती हूँ। मैंने जितना यहाँ पे हम बता सकते हैं इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया है, आरएमएस क्या होता है। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। गिवन, सबसे पहले भाई ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या कैपेसिटेंस दे रखी है, यानी सी कितना दे रखा भाई? 40 माइक्रोफेरेड। यानी माइक्रोफेरेड से भाई फेरेडे में कन्वर्ट करोगे हमेशा, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻⁶ से। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है भाई? आपको पता है हार्ट्स वहां पे दे रखा, तो हार्ट्स किसकी ऐसा यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। तो ये टर्म अब आप याद रखोगे। 50 हार्ट्स यहाँ पे हमें क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो, ओमेगा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला है कॉमन हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको पता होगा, पीछे चैप्टर वगैरह में हम करके आ चुके हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? 100π। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई ERMS, यानी जो उसकी RMS वैल्यू है ई की, वो कितनी होगी? 200 वोल्टेज हमें दे रखी है ये बेसिकली। तो हम यहाँ पे भाई करंट निकालना है। IRMS इज इक्वल टू क्या करेंगे? ERMS अपॉन XC। ये भाई फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे। ठीक है, फॉर्मूलेज हैं ये आपको एज इट इज याद रखने हैं।
यहाँ पे क्या आया है एक्स सी, मैं बता दूंगी एक्स सी वगैरह से क्या मतलब है। तो यहाँ पे क्या आएगा ई आर एम एस एज इट इज, एक्स सी के प्लेस पे लिखते हैं भाई, ये होता है कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/c ओमेगा, यानी कि 1/c ओमेगा इसका फर्दर फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, तो उसको जब आप पुट करोगे तो आपका करंट आ जाएगा 2.5 एम्पियर करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भाई मैं आपको थोड़ा सा प्योर रेजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, क्योंकि आगे हमारे चैप्टर में काफ़ी बार इन चीज़ों का जिक्र होगा और आपको बिल्कुल नहीं, अगर इनका आइडिया होगा तो फिर सॉल्व करने में और क्वेश्चन आंसर निकालने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई क्या चीज़ें होती हैं वो। देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले याद रखो, मैं बताऊंगी फेज डिफरेंस क्या होता है। इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। बेसिकली भाई फेजर डायग्राम बोला जाता है इनको। इसमें क्या होता है कि जनरली करंट और वोल्टेज जो होते हैं अल्टरनेटिंग सर्किट में, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फेजर या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर्स के जरिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी फेज डिफरेंस इसमें नहीं होता, इन करंट एंड वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ, आपको पता होगा रेजिस्टेंस कैसे, ये रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे स्विच, तो ये यहाँ पे करंट इस साइड फ्लो करेगा, यहाँ से इधर जाएगा करंट, ठीक है। देखो आई करंट की डायरेक्शन भी इधर है और यहाँ पे क्या है वोल्टेज वी आर की डायरेक्शन भी क्या है इधर ही है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इस केस में वोल्टेज का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। यानी कि देखो V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यानी यहाँ पे आप पुट कर दोगे जो वी आर वी नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास करंट, यानी करंट को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वी नोट अपॉन आर क्या हो जाएगा भाई आई नोट। तो यहाँ पे आई का क्या आ जाएगा, देखो वी का वी नोट साइन ओमेगा टी, आई का आई नोट साइन ओमेगा टी, याद रखोगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इसका मैं फेजर डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि कैसे इसमें मतलब इसका कैसा फेजर डायग्राम होता है। मैं वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम दोनों बना के दिखाऊंगी तीनों के, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है भाई वी नोट, ठीक है। ये करंट वर्सेस वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, जितना यहाँ पे वी नोट है काइंड ऑफ, देखो ये क्या है ओमेगा टी फेजर डिफरेंस, ये इस साइड ये क्या है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर के जरिए मैंने बोला था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देख लो भाई यहाँ पे ये क्या है वी नोट, ये इधर क्या हो गया, ये हो गया आई नोट। आई नोट मैंने बताया था यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब कि करंट और वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सिमिलर है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये इसका V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी भाई किसकी, देखो ये क्या है भाई टी अपॉन टी हाफ टाइम, ये टी, ये 3t अपॉन 2, और ये यहाँ पे क्या आएगा 2t, ठीक है टाइम। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे एक वेव हमारी जाती है, ये मैं पहले बना रही हूँ भाई वोल्टेज का ऐसे, ये वोल्टेज का हो गया, ठीक है, यानी कि V। करंट का देख लो भाई, करंट का भी सेम डायरेक्शन में जाएगा फिर, राइट। तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो है दोनों क्या है भाई सेम डायरेक्शन में, यानी कि वही अगेन बात होगी V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास था भाई, ये मैंने आपको बता दिया प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, उसका फेजर डायग्राम बता दिया, उसका उसमें क्या होता है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और दोनों का मैंने फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया। नेक्स्ट बात करूंगी भाई मैं किसकी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्या होता है,
ये होता है भाई क्या, इंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, एल। एल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस को हम यहाँ पे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट ऑब्वियसली यहाँ ऐसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भाई हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस भाई होता है, मैं बताऊंगी कैसे होता है। ये हो गया VL और यहाँ पे ये हो गया क्या, करंट, ये हो गया 90 डिग्री। देखो यहाँ पे याद रखोगे, देखो प्योरली देखो रजिस्टिव में तो क्या था कि भाई कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। इंडक्टिव और उसके कैपेसिटिव के केस में याद रखोगे दोनों चीजें, कि इंडक्टिव में तो जो आई है यानी करंट है वो लैग्स बिहाइंड, वो वोल्टेज के पीछे चलेगा पाई अपॉन 2 के डिफरेंस से। और जबकि मैं बात करूं कैपेसिटेंस के केस में तो ये आई क्या होगा, मतलब उसका मतलब उससे आगे होगा। ठीक है, उसमें तो लैग है, इसमें लीड करेगा। प्योरली कैपेसिटिव में आई करंट जो है लीड करेगा वोल्टेज को बाय पाई बाय 2। तो यहाँ पे आप याद रखोगे, तो मैं लिख देती हूँ, आई लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या इक्वेशन हो गया हमारे पास, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी था। आई का क्या होगा भाई, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन, अब ये लेग बिहाइंड है तो सिंपल ओमेगा 2 तो हम नहीं लिख सकते, ओमेगा 2 माइनस, अब पीछे की साइड पीछे है उससे, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, माइनस। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 ये आएगा हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, आई नोट इज इक्वल टू इसके प्लेस पे वी नोट अपॉन एक्सएल। एक्सएल क्या होता है भाई, इंडक्टिव, याद रखोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम बोलते हैं, को हम डिनोट करते हैं एक्सएल से, जिसकी एसआई यूनिट ओम ही होती है। तो अब इसको हम बाहर ले लेंगे, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ओमेगा एल इज इक्वल टू, ओमेगा का फॉर्मूला भाई 2 पाई एफ और यहाँ पे एल का एज इट इज एल। तो भाई ये होता है हमारे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट की सारी इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब अगेन मैं इसका भी फेजर डायग्राम बनाऊंगी सबसे पहले। अब ये लेग बिहाइंड मतलब पीछे की साइड है, तो देखना अभी यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। ये होगा भाई क्या, वी नोट वोल्टेज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में हम इसको कंसीडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नीचे की साइड आएगा ये। ठीक है, यानी ये आई नोट, ये नीचे की साइड यानी माइनस में, यानी ये क्या हो गया भाई 90 डिग्री से, मतलब ये क्या है पाई बाय 2 से लेग भी है 90 डिग्री से। यानी हम यहाँ पे v इज इक्वल टू, अगेन मैं वही चीज लिख रही हूँ, i इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया फेजर डायग्राम। वेव डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, ये है भाई टी अपॉन 2, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बनाते हैं, ये 3t अपॉन 2 और ये क्या हो गया भाई 2t। ठीक है, ये हाफ टाइम, ये मतलब एक रेवोल्यूशन यहाँ पे, एक रेवोल्यूशन यहाँ पे पूरी हो रही। तो देखो v का मैं सबसे पहले बनाती हूँ वोल्टेज का। वोल्टेज का कैसे बनेगा भाई, ये यहाँ से निकला और ये 2t के ऊपर, ये हो गया क्या वोल्टेज का। अब आई जो है लेग बिहाइंड, यानी वो नीचे से शुरू होगा भाई। ठीक है, वो पीछे से चल रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये चला जाएगा यहाँ। ठीक है, ये यहाँ से निकल के और ये ऐसे काइंड ऑफ, ये हो गया भाई क्या आई। तो ये क्या है भाई लेग बिहाइंड, यानी पीछे की साइड से। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ठीक रहेगा। लेकिन i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस आई नोट साइन ओमेगा, सॉरी साइन नहीं कोस आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा कोस। ठीक है, कोस ओमेगा टी माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी यहाँ पे हमारे पास आता है। आप याद रखोगे इस केस में जो है आई क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। तो ये था हमारे पास। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास अगर आ जाए सिंपली इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए एक्सएल की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल इज इक्वल टू, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई एफ इंटू एल, ये चीजें आप पुट करोगे। ठीक है, और आई नोट इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, आई नोट इज इक्वल टू क्या होता है वी नोट अपॉन एक्सएल। तो यहाँ पे अगर आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी हो, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सएल। ठीक है, यानी कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। तो ये भाई मतलब बेसिकली इंस्टेंटेनियस उसके लिए वैलिड नहीं है फॉर्मूला, खैर ये डिस्कस भी नहीं कर रहे हम। ठीक है, और एक और चीज भैया आप नोट करोगे, अगर आपसे डायरेक्ट करंट के केस में पूछा जाए, मतलब डायरेक्ट करंट सर्किट के केस में, उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा जीरो होती है और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमेशा जीरो होगी फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक है, एज इट इज मतलब थियोरटिकल चीज, मतलब उससे कंटेक्स्ट से पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा,
शॉर्ट सर्किट का इंडक्टर होता है डायरेक्ट करंट में, उसमें मतलब सारा करंट फ्लो करता है बेसिकली। आपको पता है, मैंने बताया था शुरू में ही कि उसमें जो है उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो दो चीज़ें भाई मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दी हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसके ऊपर, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के ऊपर। नेक्स्ट क्या है भाई, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये कैसी, यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था भाई, जैसे कि मैं वो बना रही हूँ यहाँ पे, ये क्या करेगा भाई, लीड करेगा। ठीक है, करंट जो है 90 डिग्री से लीड करेगा। ऐसे देखो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वोल्टेज को लीड करेगा बाय पाई बाय 2। तो सेम वही चीज़ चलेगी, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा जो हम पीछे करके आए हैं। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये आएगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्सी। एक्सी यहाँ पे जैसे पीछे वो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगेन इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, ओम होती है। हम इसको मतलब सिमिलर है भाई, यहाँ पे बस ओमेगा सी आ जाएगा, और यहाँ पे 1 अपन ओमेगा सी क्या होता है भाई, 2 पाई एफ सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको यहाँ पे क्या फेजर डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, और वे वाला भी बना के देख लेंगे। ये वाई एक्स एक्सिस, ये भाई वी नोट, राइट। ये यहाँ पे एंटी क्लॉक में चलता है हमारा ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉक में लीड करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आई नोट आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या आएगा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये आएगा हमारे पास। मैं इसका वेव डायग्राम भी आपको बना के दिखा देती हूँ। ये T, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली T/2 T 3T/2, ये हो गया 2T। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, वोल्टेज अपना एज इट इज ऐसे चलेगी, और ये लीड करेगी तो भैया ऊपर से चलेगा, ऊपर से T/2 से निकल के 3 यहाँ से ये ऐसे, ये हो गया करंट, और ये हो गया वोल्टेज। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। आई को क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस में आएगा, ऑब्वियसली पीछे माइनस था, आई नोट कोस ओमेगा टी। तो भाई ये डिफरेंस अब आपको पता होना चाहिए, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको काफ़ी सारी बातें बता दी हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ पूछा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/2 एफ सी, ये आ गया, ये पता चल गया आपको। आई नोट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी नोट अपॉन एक्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। तो भैया आपको याद रखना, और मैं आपको बता दूं कैपेसिटिव के केस में डायरेक्ट करंट सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है, और जो कैपेसिटिव, अगर मैं रिएक्टेंस की बात करूँ तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, जबकि पीछे रिएक्टेंस उसमें इंडक्टिव वाले में दोनों ही चीज़ें क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो ओपन सर्किट कैपेसिटर होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। जब ये आ जाए हमारे पास तो उस दौरान कोई भी करंट क्या है, फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ भाई अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी काफ़ी अच्छे से। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगा दिया, आई थिंक 15-20 मिनट के लगभग हमने फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगाया है, क्योंकि मैंने और भी चीज़ें कई सारी आपको यहाँ पे बताई हैं। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्या दे रखा है, एक स्मॉल सिग्नल वोल्टेज है वी नोट साइन ओमेगा टी, हमें दे रखी है इसकी इक्वेशन, अप्लाई कर दिया क्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर सी के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो उसमें से हमें क्या बताना है, करेक्ट यहाँ पे बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट इससे मैच करेगी वो बताना है। करंट आई लैग्स वोल्टेज, भाई गलत है, मैंने आपको कैपेसिटेंस के केस में क्या बताया था, लीड करेगा। और मैंने क्यों बोला था, देखो समझ आना चलो ठीक है एक अलग बात है, समझ भी आना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें भैया ऐसी है जो आप दिमाग में बिल्कुल याद रख लो, कैसे भी आप ट्रिक बना के। ऐसा नहीं जरूरी कि भाई सिर्फ बायोलॉजी में आपके एक्रोनियम या ट्रिक्स न्यूमोनिक्स काम आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे अब आपको पता हो थोड़ा सा कैपेसिटेंस और मतलब इंडक्टेंस जो हमने पढ़ा उनके बीच का डिफरेंस अगर आपको पता हो, आपको एकदम से ये आप एटलीस्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर पाओगे कि भाई हाँ ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो इंडक्टिव के केस में था भाई, लैग यानी लीड आएगा इसमें तो। ठीक है, तो ये चीजें आप ऐसे याद रखो। और अ फुल साइकिल कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम, बिल्कुल ठीक है भाई,
ये स्टेटमेंट मैंने आपको एक बात लिखी थी अभी लास्ट में कि नो करंट फ्लो, क्या मतलब है उसका कि कैपेसिटेंस कोई एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा वोल्टेज के सोर्स से, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी बताई थी। करंट आई बिल्कुल नहीं भाई, इज इन फेज, ये तो भाई अपना रेजिस्टेंस का केस हो गया। ठीक है, अब आपको ये चीजें पता होती है भाई, ये इंडक्टेंस में, ये रेजिस्टेंस में जो अभी हम करके हैं, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। लीड्स वोल्टेज 180, अब बिल्कुल गलत भाई, 90 डिग्री का सीन चल रहा है तो 180 डिग्री कहां से हो गया। ये चीजें आपको याद होंगी तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर पाते। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये भी होता ना कि भाई बी आपको नहीं पता चल रहा इसका मतलब क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इन तीनों का पता होता है कि भाई तीनों में से कोई सा भी कैपेसिटेंस से मैच नहीं करा, बहुत ईजी थे, बल्कि ये तो याद रखना, यहाँ पे लीड आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आना था, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस के केस में इक्वल होता है, तो आप एकदम से समझ जाते हैं हाँ भाई, तो कोई मतलब कहीं ना कहीं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो भाई कुछ चीजें अपने माइंड में याद रखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है भाई, करंट आई जो है इन द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में वेरिंग विद टाइम, मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्लॉट शोन इन द फिगर, जो हमें यहाँ पे प्लॉट दिख रहा है इसके अनुसार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन बतानी है वोल्टेज की टाइम के साथ कोयल में क्या होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेरिएशन, वोल्टेज की करेक्ट वेरिएशन बतानी है टाइम के साथ कोयल में क्या होगी, वो बताना है। ठीक है, देख लेंगे भाई ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास 4 है, तो भाई यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ये डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे करके बता रही हूं मैं ये आपको। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एल। इंडक्टेंस के केस में बात करेंगे तो एल यूज करेंगे, डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये आप जानते हो। यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव होगा फॉर केस ऑफ टी अपॉन टू, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या आएगा, डी आई, यानी जो रेट ऑफ चेंज है करंट का टाइम के साथ वो बिल्कुल इक्वल है भाई, जितना ये चेंज किया, जितना टाइम आगे बढ़ा उतना ही करंट, आप देख पा रहे हो। तो ये क्या हो गया भाई, पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर की साइड यानी कि क्या हुआ, पॉजिटिव हमारे पास आ गया। तो ये क्या हुआ इस केस में, डी अपॉन टू के केस में पॉजिटिव हुआ, और अगर हम नीचे की साइड देखें डी आई अपॉन डी टी, ये वाला इस केस में क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे वही तो बात हो गई भाई, एक में यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये पॉजिटिव था, ऊपर की साइड आ गया, और दूसरे में हमारे पास नीचे नेगेटिव, नेगेटिव नीचे होता है, ये ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होगा। तो इसके लिए डी आई अपॉन डी टी क्या आया था भाई, पॉजिटिव था, इसका रेट ऑफ चेंज। ठीक है, बिल्कुल सेम था। ऊपर की साइड यहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया, तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के लिए क्या नीचे यूज करते हैं। तो भाई ऐसा एक हम पीछे कल चैप्टर हमने किया है भाई, कौन सा था वो, ईएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इंडक्शन वाला, ऐसा एक ग्राफ का क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको ये रेट ऑफ चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव काफी सारी चीजें बताई थी। तो मतलब थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन उसके जैसे, ये कल भी हमने इसकी बात की थी। तो ये वही चीज होता है भाई, आपको ये देख लेना है कि डिक्लाइनिंग चल रहा है या मतलब इंक्रीजमेंट है, ऊपर की साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब बेसिकली रेट ऑफ चेंज आपको कंसीडर करना होता है जब ऐसे कोई क्वेश्चन आप सोल्व करो। और आपको ये चीज तो पता ही होता है, अल्टरनेटिव करंट में ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस अनुसार आप अपना क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है अल्टरनेटिंग करंट की और वोल्टेज के एक सर्किट में आर गिवन एज, ये दे रखी है आई, ये दे रखी है ई। ठीक है, दोनों की दे रखी है हमें क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की दे रखी है और वोल्टेज की दे रखी है। ठीक है, ये एम्पियर में करंट होता है। अगर ऐसे आई ई और ई से बिना समझ पाओ अब तक, लेकिन ये तो भाई बेसिक है, बिना इसके तो फिजिक्स ऐसे समझोगे आप। यहाँ पे वोल्ट हम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, तो आप इसको कई बार ई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है इन दोनों के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होंगी। एवरेज पावर जो है वोट्स में कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो यहाँ पे हमें वो तो बता दिया कि भाई ये हमारे पास दे रखा है इंस्टेंटेनियस में वोल्टेज दे दी, करंट दे दिया। क्या पूछा गया भाई, एवरेज पावर जो है वोट्स में कितनी कंज्यूम हुई है इस सर्किट में, वो बताना है। तो भाई थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ताकि अच्छे से क्लैरिटी के साथ आप समझ पाओ, और थोड़ा सा बड़ा भी है। देखो भाई, जो एवरेज पावर होती है सर्किट में, एवरेज पावर इन सर्किट, जहां पे भाई क्या होता है, कोज फाई क्या होता है, इज इक्वल टू पावर फैक्ट्री। कोस फाई को भाई इस केस में पावर फैक्ट्री कंसीडर किया गया है, याद रखोगे आप। बेसिकली इसके साथ साथ थोड़ा सा पावर वाला कंसेप्ट समझ रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो खाली क्वेश्चन कंसीडर मत करके चलना, ये चीजें आपको याद रखनी है, आगे भी किसी क्वेश्चन में ऐसा ही अप्लाई करना आ सकता है। तो आगे देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू
RMS वैल्यू वोल्टेज की इनटू में IRMS है करंट की RMS वैल्यू और यहाँ पे पावर फैक्ट्री, यानी पावर फैक्टर हमारे पास क्या है कोस फाई, ठीक है, कोस फाई हमारे पास आ गया। और यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए फाई की वैल्यू पाई/3 कंसीडर की गई है, इज इक्वल टू फेज डिफरेंस कितना होता है पाई/3 होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं पाई कितना 180 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा अपॉन 3 है तो 180/3, पाई की वैल्यू 180 होती है भाई अपॉन 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या आएगा इज इक्वल टू 60 आ गया। तो यहाँ पे VRMS की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है भाई, उसके अनुसार हम यहाँ पे पुट करेंगे चीजों को, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 वोल्ट। और IRMS की अगर आप निकालोगे ऐसे ही इसको सोल्व करके तो आपके पास क्या आएगा 1/2 एम्पियर, ठीक है, सेम 1/2 वोल्ट और 1/2 एम्पियर यहाँ पे आ गया। तो कोस फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई कोस पाई/3 के प्लेस पे क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 1/2 इंटू 1/2, इसका भी क्या आएगा 1/2। इस फॉर्मूले में आपने तीनों चीजें निकाली, इसका हाफ आया, इसका हाफ आया, इसका भी हाफ आया, हाफ आया, तो यानी क्या आ गया 1/8 वोल्ट जो है इसका आंसर आया है, ठीक है भाई। आपको ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, इसके अनुसार आप सारी चीजें निकालोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/8 आया है। एक AC सर्किट में एक अल्टरनेटिंग सर्किट में भाई मतलब एक AC सर्किट में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो 200√2 sin 100t वोल्ट्स दे रखी है, वो कनेक्ट है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी कितनी है भाई 1 माइक्रोफेरेड है। RMS वैल्यू बतानी है करंट की सर्किट में कितनी होगी। देखो भाई यहीं पे करके दिखा देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है VRMS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 200√2 अपॉन क्या अपॉन में हम क्या लेते हैं भाई √2 लेते हैं, ठीक है। ये sin 100t को हटाओ तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। IRMS की सिमिलरली निकाल लोगे क्या आएगा VRMS अपॉन XC, ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस में वाले में मैंने आपको बताया था भाई, जब RMS V की RMS या फिर I की निकालनी है तो क्या पुट करते हैं। मैंने तीनों केस जब आपको बताया रेजिस्टेंस कैपेसिटी और इंडक्टेंस के, उस दौरान मैंने ये फॉर्मूले भी आपको लिखवाए थे, आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे VRMS क्या है भाई 200/1, XC क्या है हमारे पास यहाँ पे 100 इंटू में ये 100 है, ठीक है, 100 इंटू में ये क्या आएगा 10⁻⁻6, क्योंकि फेरेडे में मैंने बताया था 100 इंटू में 10⁻⁻6, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 20 माइक्रो एम्पियर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा 20 माइक्रो एम्पियर डी, ठीक है। बेसिकली आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻², तो इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 20 हो जाएगा, 20 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 6, क्या दे रखा है RMS वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस V की शोन इन द फिगर इज, RMS वैल्यू बतानी है भाई इस V की RMS वैल्यू क्या होगी भाई। VRMS का फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट, VRMS इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला रट लेना इस फॉर्मूले को T/2, एक ये फॉर्मूला याद करते ही आपके इस प्रकार के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने हैं। T/2 V0 का स्केयर प्लस 0/T, यहाँ पे क्या आएगा यानी V0/√2, ये होता है वैसे तो ये लिखा मतलब मेजरली जो एंड रिजल्ट होता है इस फॉर्मूले का वो यही होता है, और यहाँ पे सिर्फ हमसे फॉर्मूला ही पूछा गया था बेसिकली, तो आपको ये चीज याद रखनी है V0/√2, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। एक AC सर्किट में जो EMF है और जो करंट है I एट एनी इंस्टेंट आर गिवन रिस्पेक्टिवली, EM दे रखी है I दे रखा है। एवरेज पावर बतानी है सर्किट में ओवर 1 साइकिल, एक साइकिल अल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल का जो है एवरेज पावर बताना है क्या होगा, ठीक है भाई। सोल्व कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, मतलब इतना बड़ा नहीं है। एवरेज पावर जो है सर्किट में और 1 साइकिल ऑफ क्या होगा भाई, वही फॉर्मूला लगाओ P एवरेज इज इक्वल टू ERMS इंटू में IRMS इंटू cos फाई, मैंने पीछे बताया था फॉर्मूला याद रख लेना, पीछे भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें भी यही किया। तो सिंपल भाई ERMS क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है E0/√2 इंटू IRMS I0/√2 इंटू cos फाई, तो यानी इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा I0/2 cos फाई, यानी कि आंसर करेक्ट कौन सा आया भाई I0 यहाँ पे cos फाई, यानी कि C करेक्ट ऑप्शन है भाई I0/2 cos फाई, यहाँ पे हमारे पास ये F लिख दिया, फाई होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा इसका आंसर C। नॉर्मल था भाई, उस फॉर्मूला आपको बस अप्लाई करना था, इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी सर्किट में जिसकी वोल्टेज V है, करंट I है, पावर डेसिपेटेड इज, पावर डेसिपेटेड बतानी कितनी होगी। तो देखो पावर डेसिपेटेड का फॉर्मूला देख लो, सबसे पहले क्या होता है ये बता रही हूँ ERMS इंटू IRMS, यानी कि आप इसको लिख सकते हो ERMS IRMS cos फाई, ठीक है, cos थीटा,
ठीक है, ये होता है बेसिकली वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, यानी कि हैंस जो पावर डेसिपेटेड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई, फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी कोस थीटा यानी कि जिस प्रकार का फेज डिफरेंस होगा पावर डेसिपेटेड उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि तीनों का, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का और इंडक्टेंस का, और या हम किसी भी पूरे एलसीआर सर्किट की बात करें तो उसका फेज, उसका जिस प्रकार का फेज डिफरेंस होगा उसमें उसी प्रकार की क्या है, पावर डेसिपेटेड, मतलब पावर डेसिपेशन होता है। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आया है, ए। ठीक है, और पावर डेसिपेशन का क्या मतलब होता है भाई, एक प्रोसेस होता है ऑफ लॉस ऑफ पावर, मतलब हीट की फॉर्म में पावर का लॉस होना उसको बोलते हैं पावर डेसिपेशन। ठीक है, टू प्राइमरी एक्शन उसको बोला जाता है, अगर आपको ना पता चला हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं भाई, मैंने समझा दिया है यहाँ इसको। एक ऐसी सर्किट में जो आरएमएस वैल्यू है करंट की, वो क्या आरएमएस, वो किससे रिलेटेड है भाई, पीक करंट से, यानी आई नोट बाय द रिलेशन, किस रिलेशन के साथ ये बताना है। फॉर्मूला आपको पता है भाई, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई नोट अपॉन √2। सिंपल भाई, फॉर्मूला याद करना है, देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 9th का डी, आई नोट अपॉन √2। बेसिकली हाँ ये वही चीजें हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बना के लिख दें। यहाँ पे आई नोट पुट करोगे, आई नोट अपॉन √2, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 मतलब 1 इंटू आई नोट ही होगा, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, सिंपल फॉर्मूला था भाई। ठीक है, ये होती है आरएमएस वैल्यू, ये होती है इसकी पीक वैल्यू, बात खत्म, फॉर्मूला था ये सिंपल एक। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन यानी बी मैग्नेटिक जो हमें फील्ड दे रखा 10⁻⁻² टेस्ला, एक सर्कुलर कोयल है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर और उसकी रेजिस्टेंस π² ओम है, रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट उसने रोटेट किया जो कि किसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन बी के। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर आप समझते हो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर किसके, डायरेक्शन बी के, मान लो बी है तो इसके परपेंडिकुलर, एंड विच फॉर्म जो कि एक डायमीटर बनाती है किसका, कोयल का। अगर कोयल रोटेट कर जाए 200 रोटेशन पर मिनट तो जो एम्पलीट्यूड होगा अल्टरनेटिंग करंट का जो कि इंड्यूस होगा कोयल में इज, कितना इंड्यूस होगा भाई, एम्पलीट्यूड बताना अल्टरनेटिंग करंट का इंड्यूस इन द कोयल इज कितना होगा। देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है, और ये क्या हो गया, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। ई नोट का भाई आप हाँ जो पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हम पढ़ के आए उसके अनुसार क्या फॉर्मूला होता है भाई, NBA, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, NBA यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एम्पलीट्यूड, ओमेगा, ठीक है हमारे पास रोटेशन अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। तो गिवन यहाँ पे N कितना है भाई 1, ठीक है, B क्या दे रखा है 10⁻⁻² टेस्ला, एरिया कितना है भाई पाई और 0.3 का स्क्वायर मीटर पर मीटर स्क्वायर, आर यानी रेजिस्टेंस कितनी है भाई पाई का स्क्वायर, ये दे रखी है। और फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मैं बात करूं ओमेगा के प्लेस पे, ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई 200/60 हमें जो दे रखा, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2πf होता है। एफ के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 200/60, क्यों ऐसा करेंगे 200 रोटेशन पर मिनट थी, पर मिनट के लिए अपॉन 60 करेंगे हम उसको। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट करेंगे इन वैल्यूज को एंड सोल्विंग हमें क्या मिल जाएगा भाई, आई नोट की वैल्यू मिल जाएगी 6 × 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में करोगे तो क्या आएगा 6 माइक्रो एम्पियर हमारे पास आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा 6 माइक्रो एम्पियर, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक सीरीज एलसीआर सर्किट की है, मतलब एक सीरीज एलसीआर सर्किट की कनेक्टेड है एक एसी वोल्टेज सोर्स से। जब एल को अगर हम रिमूव कर दें, इंडक्टेंस को रिमूव कर दें सर्किट में से, तो जो फेज डिफरेंस होगा करंट और वोल्टेज के बीच का वो कितना होता है π/3। इंस्टेड सी इज रिमूव, मतलब अगर इसके वोल्टेज मतलब सॉरी इंडक्टेंस को रिमूव करेंगे तो फेज डिफरेंस हमारे पास करंट और वोल्टेज के बीच का π/3 आएगा। लेकिन इसके प्लेस पे अगर हम कैपेसिटेंस को रिमूव कर दे सर्किट से तो फेज डिफरेंस तब भी अगेन क्या आया π/3 आया,
करंट और वोल्टेज के बीच का। तो पावर फैक्टर सर्किट का क्या होगा, हमसे क्या बोला गया भाई, एक एलसीआर सर्किट की बात करी गई, मतलब जिसमें तीनों सर्किट है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, तीनों उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, सीरीज में। उसमें जब अगर हम पहले इंडक्टेंस को रिमूव करते हैं तो हमारे पास फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच का आता है π/3। उसकी जगह पे अगर हम कैपेसिटेंस को रिमूव कर दे सर्किट से तो जो फेज डिफरेंस आता है वो आएगा π/3, ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो पावर फैक्टर सर्किट का क्या होगा वो बताना है, ठीक है, पावर फैक्टर बताना है यहाँ पे। तो देखो भाई थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। When L is removed, जब L को हम रिमूव करें तो फेज डिफरेंस क्या होता है भाई, फेज डिफरेंस टेंजेंट फाई, यानी ये भाई याद रखोगे अब जो केसेस मैं बता रही हूं इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, XC/R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 फाई के प्लेस पे कितना फेज डिफरेंस है भाई, π/3 गिवन है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, XC/R। ये हो गया भाई पहला, ठीक है। जब C रिमूव्ड हो, व्हेन, ये थी बात जब इंडक्टेंस का रिमूवल हुआ, जब कैपेसिटेंस को रिमूव किया गया, व्हेन C इज रिमूव्ड, फेज डिफरेंस के अनुसार क्या फॉर्मूला होगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप उसको उल्टा याद रखोगे, XL/R, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस को रिमूव करेंगे तो L वाला केस आएगा, L को रिमूव करेंगे तो C वाली बात आएगी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा वही, टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू XL/R, ये दूसरा हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई XL जो है XC के इक्वल है, ठीक है, ये पता चल गया हमें, क्योंकि सिंस XL और XC जो है सर्किट में, सर्किट इज इन रेजोनेंस, मतलब कि ये दोनों क्या है, रेजोनेंस में है भाई एक दूसरे के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है क्या इनकी मैच कर रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इन दिस केस, इस केस में Z जो है वो R के इक्वल हो जाएगा और पावर फैक्टर क्या होगा, कोस फाई इज इक्वल टू R/Z इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा इसका पावर फैक्टर दोनों का, जब ये दोनों क्या हो सिमिलर उसमें हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास XL इज इक्वल टू XC रेजोनेंस में है, Z इज इक्वल टू R, कोस फाई इज इक्वल टू R/Z इज इक्वल टू 1, यानी कि एक दूसरे के साथ इक्वल में, मतलब इक्वल है ये, ठीक है, इक्वलिटी में है। मैं रेजोनेंस वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, एक दो बात। देखो भाई रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं एक LCR सर्किट में, ये हालांकि मैंने इसमें बता दिया थोड़ा सा, फिर भी एक बार समझ लेते हैं एक्स्ट्रा। पहले केस में अगर VL VC के इक्वल हो, यानी कि XL इज इक्वल टू XC जो हमारे पास इस केस में था, तो उस टाइम क्या होगा भाई, VR यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस की और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या आएगा 0, रेजिस्टेंस और करंट भी एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी कि V नेट हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू VR, ठीक है, जो रेजिस्टेंस का होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, तो V नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज किसकी वजह से होगा, किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के वोल्टेज की वजह से, ठीक है, उसके इक्वल। तो Z इज इक्वल टू R हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। Z क्या होगा भाई, रेजोनेंस, रेजोनेंस मिनिमम होगी, ठीक है, जब वो इसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तो उस दौरान Z क्या होगी, मिनिमम होती है, ठीक है। और रेजोनेंस पे अगर मैं बात करूं तो हमेशा करंट कैसा होता है भाई, मैक्सिमम होता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इंपेंडेंस बोलते हैं भाई इसको, इंपीडेंस, ठीक है, Z का मतलब होता है यहाँ इंपीडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, ये हमारे पास था, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, B 1 आया है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, एक सर्किट है जब वो कनेक्टेड है किससे, एक AC सोर्स से 12 वोल्ट के अल्टरनेटिंग
करंट के सोर्स से जब वो सर्किट कनेक्टेड है, करंट दे रहा है 0.2 एम्पियर का, सेम सर्किट जब कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट करंट के सोर्स से जिसकी वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट की, गिव्स अ करंट, वो दे रहा है 0.4 एम्पियर का सर्किट। इस सर्किट कैसा होगा, दोनों के केस दे दिया भाई, एसी सोर्स हमें बता दिया जिसका वोल्टेज बता दिया और कितना वो करंट दे रहा है वो बता दिया। सेम सर्किट, वही सेम सर्किट कनेक्टेड है डायरेक्ट करंट से भी जिसकी वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट की और वो करंट कितना दे रहा है 0.4 एम्पियर। तो पूछा सर्किट क्या होगा, देखो भाई I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V अपॉन Z। करंट वन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू V कितना है भाई 12, ठीक है, ये सेम बिल्कुल 12। Z क्या आएगा भाई, Z का इंपिडेंस का फॉर्मूला याद रखोगे भाई, क्या होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, रूट R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, रट लो बिल्कुल। Z इज इक्वल टू रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, याद रखोगे। जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे तो सोल्व करोगे आएगा 0.2 एम्पियर, यानी कि करेक्ट। तो यहाँ पे देखो सेकंड केस में अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास सेकंड केस था ये, ठीक है, तो जो कैपेसिटर था वो क्या प्रोवाइड करेगा भाई, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली भाई कैपेसिटेंस के केस में ऐसा ही होता है, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब उसमें सेकंड केस में कैपेसिटर वुड प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, लेकिन करंट जो है प्रेजेंट कहाँ पे, सर्किट में। इसका मतलब क्या है, रजिस्टर और इंडक्टर जो वो किस में प्रेजेंट हो सकते हैं भाई, कंडक्टर में, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंस करंट जो है एसी सोर्स के साथ और डीसी सोर्स के साथ वो डिफरेंट अलग अलग है, तो इंडक्टर मस्ट बी प्रेजेंट विद रेजिस्टेंस, तो इंडक्टर को रेजिस्टेंस के साथ प्रेजेंट होना होगा, यानी कि सीरीज LR, यानी कि L इज इक्वल टू R, मतलब ये दो होंगे साथ में। सीरीज किसकी होगी, उसकी इंडक्टेंस की और रिएक्टेंस की, दोनों की साथ में। नेक्स्ट क्या है भाई, एक इंडक्टर है 20 माइक्रो हेनरी का, ठीक है भाई, हेनरी होती है इसकी वो क्या बोलते हैं उसको, SI यूनिट, याद रखोगे इंडक्टर की। सब पीछे हमने चैप्टर किया था सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह, उसमें भी मैंने बताया था। एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है कैपेसिटर जिसकी फेरेडे होती है SI यूनिट, अब तक आप समझ गए होंगे 100 माइक्रो फेरेडे, और एक रजिस्टर है 50 ओम का, कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, अक्रॉस एक सोर्स है EMF का, ठीक है। V इज इक्वल टू 10 sin 314t, जो पावर लॉस बताना है, डेसिपेशन बेसिकली, ठीक है भाई। इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मूला है, पावर डेसिपेटेड इन एन LCR सीरीज सर्किट, जो कि कनेक्टेड है किससे, टू एन AC सोर्स ऑफ EMF E, ठीक है। ये हमारे से पूछा गया, पावर डेसिपेटेड इन एन LCR सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ EMF E। पावर देख लो, फॉर्मूला आपको पता है, ये RMS I/RMS cos फाई, ये होता है, इसको आप खोल के लिखोगे अच्छे से, E² RMS इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर, यानी कि E² RMS R अपॉन Z के प्लेस में मैंने बताया था इम्पीडेंस का फॉर्मूला याद रख लेना। यहाँ पे बस XC के प्लेस पे क्या आएगा भाई, XL के प्लेस पे ओमेगा L माइनस 1 अपॉन XC के प्लेस पे उसको, मतलब दोनों को खोल देना है, C ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो भाई यहाँ पे आप पुट करोगे, क्या दे रखा है, 10 अपॉन √2 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू 50 दे रखा है, ठीक है, इंटू 50 अपॉन यहाँ पे भी पुट करोगे, R की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 50 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ओमेगा L 314 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻³ माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 314 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है। सोल्विंग, इसको सोल्व करोगे पूरे को अच्छे से, तो पावर आपके पास आएगी, पावर का लॉस 0.79 वोल्ट, ये आपके पास बेस का करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना 0.79 वोल्ट, ये आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि A ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। फिगर जो है शो करिए एक सर्किट जो कंटेन करता है 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 9.0 ओम, ईच 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स एंड इंडक्टेंस कितनी है भाई, L इज इक्वल टू 2 माइक्रो हेनरी ईच, और एक आइडियल बैटरी जिसकी EMF 18 वोल्ट की है। करंट आई थ्रो द बैटरी जस्ट आफ्टर, मतलब स्विच को क्लोज कर दिया, उसके जस्ट आफ्टर कितना करंट जो है बैटरी के थ्रू फ्लो करेगा वो बताना है। देखो भाई ये हमारे पास है, ये L1, ये L1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, यहाँ पे ये L2 हो गया, ठीक है, ये दे भी रखा है यहाँ पे, ये R3, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस 3 होगा, ये कैपेसिटेंस है। देखो टाइम 0 पे अगर मैं बात करूं, एट T0
कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा R1 और R3 के अक्रॉस, ठीक है, टाइम जीरो पे, ठीक है, यहाँ पे R1 और R3 के अक्रॉस कोई भी जो क्या है करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, नो करंट R1 और R3 के अक्रॉस। लेकिन फिर बचा क्या हमारे पास R2 में, यहाँ पे बना देती हूँ, ये क्या है भाई R2, ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये E है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो करंट जो है थ्रो बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज हो जाए, जब जस्ट आफ्टर ये स्विच क्या होगा क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से, ये अपना यहाँ से तो करेगा नहीं, ये क्लोज है, ये यहाँ पे इंडक्टेंस है क्योंकि L इज इक्वल टू R हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 से ये फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास I इज इक्वल टू E अपॉन R2 इज इक्वल टू E क्या है भाई, E हमें दे रखा है कितना 18, R2 हमें दे रखा है कितना 9, ठीक है, R कितना है 9 और E हमारे पास कितना है 18। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 2, यानी कि 2 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया। सिंपली आपको ये देखना था भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्किट है जो कंटेन करता है 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस तीनों की 9 है, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स है, ये हमारे पास दे रखे इंडक्टर्स, ठीक है। तो कहाँ गया, हाँ, जिसकी कितना है 2 माइक्रो हेनरी ईच, दो है जिनका आंसर। तो यहाँ पे क्या है, आइडियल बैटरी है जिसकी EMF कितनी है 18 वोल्ट की। तो करंट जो है आई थ्रो द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच को क्लोज करेंगे, तो किससे फ्लो करेगा, स्विच क्लोज हुआ, ठीक है, करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, एक इंडक्टर है 20 माइक्रो हेनरी का, ठीक है, कैपेसिटर है 50 माइक्रो फेरेडे का और एक रजिस्टर है 40 ओम का, कनेक्टेड है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक सोर्स ऑफ EMF V इज इक्वल टू 10 sin 340 t के अक्रॉस। द पावर लॉस बताना है, अगेन इसमें पावर लॉस के रिगार्डिंग फॉर्मूला है। तो देखो भाई थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करेंगे। क्या दे रखा है भाई, L हमारे पास कितना है 20 माइक्रो हेनरी, C कितना है कैपेसिटर 50 माइक्रो फेराडे और रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, ठीक है। V कितना दे रखा है 10, ये सारा मैंने अभी गिवन डाटा लिखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वही चीजें मैंने यहाँ लिखी है। VRMS फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है भाई, यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि V0 अपॉन 2 होता है, √2 होता है, तो 10 अपॉन √2, ठीक है। इसको पुट करते हैं यहाँ पे। XC की अगर मैं बात करूं कैपेसिटेंस के केस में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C, यानी कि क्या आएगा 1 अपॉन ओमेगा C, क्या आएगा भाई 340 इंटू में 50, ये जो हमें C दे रखा, ये ओमेगा 340 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये ओमेगा होता है भाई, जब भी दिया होता है साइन ओमेगा t होता है। आपको पता होगा ये इक्वेशन V इज इक्वल टू, भाई अगर शायद अभी आपको ये चीज ना पता चली हो तो हम 2-3 क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास V0 की वैल्यू दे रखी होती है, यहाँ पे t से पहले ओमेगा की वैल्यू दे रखी होती है, फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू 340 मैंने पुट किया, इंटू में यहाँ पे माइक्रो फेरेडे में था, मैंने बताया था फेरेडे में हमेशा आंसर निकालोगे उसके लिए इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 अपॉन 340 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 किया, सोल्व करोगे आंसर आएगा 58.8 ओम, ये आ गया। उसके बाद बात करेंगे भाई एक्सएल की, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा एल, ये फॉर्मूला आप जानते हो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई ओमेगा क्या होगा 340 इंटू में 340 है, एल इंडक्टेंस हमारे पास कितनी है 20 इंटू 10⁻⁻3 माइक्रो हेनरी से जब हेनरी में कन्वर्ट करोगे तो -10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 6.8 ओम, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे देखो क्या निकालें, इंपेडेंस निकालेंगे, यानी Z की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था, रट लेना R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ठीक है, ये रटोगे बिल्कुल याद रख लेना भाई बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे आप पुट कर दो R² की वैल्यू कितनी है भाई 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो हमने निकाला है 58.8 माइनस 6.8 का होल स्क्वायर, सोल्व करोगे तो क्या आएगा √4304 ओम आ गया। निकालना क्या है, पावर लॉस निकालना है, तो दूसरे पेन से मेन अपना निकाल लेंगे, पावर लॉस निकालेंगे। अब AC सर्किट में क्या आएगा, P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है भाई I का स्क्वायर IRMS का स्क्वायर, R इज इक्वल टू IRMS का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या लिख सकते हैं VRMS अपॉन Z का स्क्वायर इंटू R। तो अब आप ये सोचोगे भाई ये चीजें क्यों निकालनी थी, जब क्वेश्चन में पावर लॉस पूछा था, तो भाई जब तक आपको पहले वाली चीजें नहीं पता होंगी, ये Z ही नहीं, अगर इंपीडेंस नहीं पता होता तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कैसे करते आप, राइट। तो ये निकालना इस वजह से जरूरी था, पहले इंपीडेंस निकालोगे क्योंकि हमारे पावर लॉस वाले फॉर्मूले इंपीडेंस का काम था। तो यहाँ पे अब हम निकाल सकते हैं VRMS की वैल्यू क्या है 10 अपॉन √2 का स्क्वायर
अपॉन √2 का स्क्वायर। अपॉन में क्या हमने जो निकाला है 4304, इनटू में यहाँ पे रेजिस्टेंस 40 सोल्व करोगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है भाई, अच्छे से सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, 0.51 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक रेजिस्टेंस है आर, ड्रॉस पावर पी, वो उसने मतलब पावर कुछ ना कुछ पावर उसके अंदर कंज्यूम हुई व्हेन कनेक्ट, जब वो एक एसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट वाले सोर्स से कनेक्ट हुआ तो एक रेजिस्टेंस ने कुछ पावर ड्रॉ किया। इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन सीरीज, अगर अब जो वो इंडक्टेंस है उसको हम सीरीज में रख दें रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि एल और आर, ठीक है, सीरीज में रख दें, सच दैट जो इंपिडेंस है सर्किट की वो क्या हो जाए, जेड हो जाए, पावर ड्रोन विल बी, पावर बतानी है भाई क्या होगी इस केस में। ठीक है, तो देखो भाई स्पेस बना के सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, डायग्राम के साथ में बताने वाली हूं। पहले मैं प्योर रजिस्टर का आपको बना के दिखा देती हूं। ये वोल्टेज है यानी कि Vs सीरीज में है, प्योर रजिस्टर हो गया ये। ठीक है, और अब मैं LR सर्किट की अगर आपको बना के दिखाऊं, ये क्या है भाई, एल आर, ये एल ये आर सर्किट। ठीक है, इन दोनों का फेजर डायग्राम देखो अब क्या होगा कंबाइन करके, क्योंकि भाई इससे काफी मदद मिल जाएगी हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में हमें। रेजिस्टेंस है इस साइड, ठीक है, यहाँ पे इम्पिडेंस दोनों के लिए नीचे की साइड, ये एक्सएल आ गया। ठीक है, यानी इंडक्टर। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्सएल कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, आर अपॉन जेड। ठीक है, कोस थीटा का जो हमारे पास होता है ये आएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला। तो प्योर रजिस्टर सर्किट के केस में जो पावर का फॉर्मूला तो क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो पी आर, अंदर पी आर। और एल आर सर्किट के केस में क्या होगा, पी डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर जेड कोस थीटा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर जेड डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आर इंटू जेड इज इक्वल टू पी आर अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, यानी कि पी इंटू आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आएगी इसके पावर क्या आया भाई, पी इंटू आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर। तो देख लेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करेंगे एक सीरीज मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव सर्किट का, कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्टेड है। कंसीडर करो दो सिचुएशन, या तो कैपेसिटर जब एयर फील्ड हो, या कैपेसिटर जो है माइक का फील्ड हो, मतलब कोई यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, ये नहीं लिक्विड तो नहीं है, खैर मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड रुको भाई। हाँ भाई मतलब कुछ रॉक फॉर्मिंग मिनरल का कुछ उससे फील्ड है मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। ट्रांसपेरेंट मिनरल के सिलिकेट मतलब सिलिकेट के क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कुछ क्रिस्टल्स वगैरह भाई, कुछ ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, उससे मान लो ये फील्ड है। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी, देन करंट जो है रेजिस्टेंस के थ्रू आई होगा और वोल्टेज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वी होगा, देन मतलब कब होगा, ठीक है, क्या सिचुएशन होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो भाई सोल्व करते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट के केस में अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड सी इज इक्वल टू रूट आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अनुसार एक्स की वैल्यू क्या होती है, और आप जानते हो 1 अपॉन
सी ओमेगा ये होती है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन जेड का जेड सी, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं जेड, यहाँ पे आप भाई इंपीडेंस का फॉर्मूला पुट करोगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वायर। सिमिलरली भाई वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी, यहाँ पे भी आप वी अपॉन यहाँ पे इंपीडेंस का फॉर्मूला पुट करोगे क्या, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सी ओमेगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो, जब अगर इफ यू फील, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को माइका से फिल करें इंस्टेड ऑफ एयर, तो कैपेसिटेंस उस केस में बढ़ जाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस उस केस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि जो वोल्टेज है ए की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या, अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई, ठीक है, माइका वाले केस में, तो उस केस में वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमसे वोल्टेज की बात करी गई है, तो पहले वाले केस में एयर फील्ड में कैपेसिटेंस हमेशा कम होगी, तो उसमें वोल्टेज ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई, वी ए ग्रेटर देन वी बी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, 18th क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, एक कोयल है सेल्फ इंडक्टेंस एल का, इस कनेक्टेड सीरीज में कनेक्टेड है एक बल्ब बी के साथ, देन और उसके बाद एंड एन एसी सोर्स, और एक एसी सोर्स है। ब्राइटनेस जो है बल्ब की डिक्रीजेज व्हेन, जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो किस केस में डिक्रीज होगी। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है आयरन रोड को जब हम उस कोयल में इंसर्ट करें, देखो बाय इंसर्टिंग आयरन रोड क्या होगा उस कोयल में भाई, इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, इंडक्टेंस बढ़ेगी तो जेड भी बढ़ेगी, यानी इंपीडेंस बढ़ेगी, लेकिन भाई करंट कम हो जाएगा, करंट कम हुआ तो ऑब्वियसली भाई ब्राइटनेस क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आयरन रोड के केस में क्या होता है, आयरन रोड में इंडक्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना इंपीडेंस बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक होते हैं, और इनकी वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, करंट के, ये दोनों चीज बढ़ रही है, करंट कम हो रहा है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस क्या हो जाएगी भी, कम हो जाएगी। टर्म्स का कोई लेना देना नहीं, कैपेसिटेंस का इससे कोई लेना देना नहीं, दोनों इक्वल नहीं, फ्रीक्वेंसी ऐसी, सोर्स की डिक्रीज नहीं। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एल सी और एक एसी वोल्टेज सोर्स जो है तीनों कनेक्टेड है सीरीज में। जब एल को अगर हम रिमूव कर दे सर्किट में से, जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज के बीच का बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट वो कितना होगा, π/3। इंस्टेड सी को अगर हम रिमूव कर दे सर्किट से, पावर फैक्टर वही क्वेश्चन आपको याद हो, अभी क्वेश्चन करके आए हैं भाई हम ऐसा, ठीक है, बिल्कुल मैंने पीछे वही क्वेश्चन बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, 1 आएगा, बेशक इसको याद रख लो। अब आप एक चीज से आइडिया लगाओ, सेम क्वेश्चन पीछे हमारे पास था, आंसर क्या था 1, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इस केस में एल जो है किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पे आर, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर होगा, तो यहाँ पे ये किसके 1 के इक्वल होगा। पावर डेसिपे मतलब इसका जो पावर फैक्टर होगा सर्किट का वो क्या होगा 1, पीछे क्वेश्चन करके आए थे, ठीक है, बिल्कुल सेम वही चीज आ गई। नेक्स्ट भाई एक एसी वोल्टेज है, उसको अप्लाई कर दिया हमने एक रेजिस्टेंस आर एंड मतलब और एक इंडक्टर एल के ऊपर, ठीक है, सीरीज में, तो दोनों सीरीज में है। इफ अगर आर और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है दोनों इक्वल है 3 ओम के, तो फेज डिफरेंस जो है बिटवीन द अप्लाइड, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया उसके बीच का और करंट के बीच का सर्किट में क्या होगा वो बताना। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस पूछा, यानी फाई इज गिवन बाय क्या दे रखा भाई, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, ये हमारे पास होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्सएल की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है भाई 3, दोनों अगर इक्वल है तो 3 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा भाई 3 आएगा हमारे पास, 3 अपॉन 3 यानी कि इज इक्वल टू 1, यानी फाइव इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, ये होता है 1, ठीक है। 180 अपॉन यहाँ पे आप 4 करोगे तो 4 यहाँ पे आएगा अपने पास 1, ठीक है, 4 मतलब बेसिकली यहाँ पे इसके अनुसार पाई अपॉन 4 करेक्ट ऑप्शन आएगा, पाई अपॉन 4, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, पाई अपॉन 4 ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिंपली आपको फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की भी कोशिश की, चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको तीनों सर्किट को अच्छे से समझाया, पावर डेसिपेशन वाला थोड़ा सा बताया, ठीक है। थोड़ा सा भाई एक एसी जनरेटर वाला और मैं सॉरी एसी जनरेटर का और थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। जब हमारे मतलब 1% मैं आपको बता ही देती हूँ, हालांकि अभी हमारे पास इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन स्टिल आप जो है मैं आपको एसी जनरेटर के बारे में यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगी।
एक जनरेटर या फिर इसको हम बोल सकते हैं डायनामो, एक डिवाइस होता है भाई जो क्या करता है, एसी जनरेटर का काम क्या होता है, ये यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है भाई ये। ठीक है, देखो इसका कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये क्या होगा भाई, ओमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, आपको पता है ये चीज हम लेते हैं। ये क्या होगा, इसका एरिया। ठीक है, ये इसकी बी मैग्नेटिक फील्ड में ये नंबर ऑफ टर्न्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला याद रखोगे, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमारे पास होता है क्या होता है, ई इज मतलब यहाँ पे ई नोट E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, यानी हम लिख सकते हैं ई नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एन बी ए ओमेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, यानी कि ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर हम पुट करेंगे। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। वही जो फॉर्मूला पीछे हम करके आए वही सेम चीज बात इसमें थोड़ा सा बस पता होना चाहिए। आई नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ई नोट अपॉन आर। ये हमारे पास होता है। एक साइकिल में अगर मैं बात करूं पर रेवोल्यूशन, जो करंट है वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन 2 बार। हाँ ऑब्वियसली मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये है हमारे पास, ये होता है तो यहाँ पे 1 बार 2 बार, एक ये साइकिल यहाँ तक इसकी पूरी हुई तो 2 बार इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, एक बार ऊपर एक बार नीचे, यानी एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या हुआ, नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक पॉइंट बताना चाहूँ, हाउस होल्ड अगर मैं बात करूँ मतलब घरों की, तो एस जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है भाई 50 हर्ट्ज की सप्लाई होता है घरों में अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यानी कि 50 वेव्स पर सेकेंड, यानी 100 बार जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है करंट। ठीक है, 1 मिनट में मतलब पर सेकेंड, तो 50 वेव पर सेकेंड, तो 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे भाई इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।